हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज इस वीडियो में हम स्टाफिंग के स्टेप्स को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि स्टाफिंग को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। स्टाफिंग क्या होता है कि लोगों को पोस्ट पे अपॉइंट करना, ठीक है, एम्प्लॉयज को पोस्ट पे अपॉइंट करना अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटी, और पोस्ट को एम्प्लॉय से फिर रखना। तो ये होता है स्टाफिंग। आज हम देखेंगे कि स्टाफिंग के प्रोसेस को किस तरीके से कंप्लीट किया जाता है, यानी कि स्टाफिंग को कैसे डन किया जाता है। ये देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। द फर्स्ट वन इज एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम क्या एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने हमें वहां पे वर्कर्स चाहिए। तो हम ये दो चीजों से हम पता लगाते हैं, दो एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट वन इज वर्कलोड एनालिसिस एंड सेकेंड वन इज वर्कफोर्स एनालिसिस। तो हम इन दोनों एनालिसिस से पता लगाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। इन दो स्टेप्स में वर्कलोड में हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सपोज दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। वर्कलोड कितना है कि उसे 50 वर्कर्स कर सकती हैं। वर्कफोर्स एनालिसिस में हम देखते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। सपोज दैट कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 30 वर्कर्स एट प्रेजेंट काम कर रहे हैं। तो ये हो गया वर्कफोर्स एनालिसिस। वर्कलोड में हम देखते हैं कि टोटल वर्क, ठीक है, पूरा काम कितने वर्कर्स के लिए है, कितने वर्कर्स उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। और वर्कफोर्स में हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो वर्कलोड में हमने पता लगाया कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 50 वर्कर्स की नीड है, और वर्कफोर्स में हमने देखा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 30 मेंबर्स काम कर रहे हैं, 30 वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं। तो इसमें हम ये पता लगाते हैं कि किसकी प्रमोशन हुई है, किसकी डिमोशन हुई है, कहाँ से किसको हम अपॉइंट कर सकते हैं, किसने रिजाइन कर दिया है। तो इन सबको एनालाइज करके ही हम पता लगाते हैं कि एट प्रेजेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितनी मैन पावर रिक्वायर्ड है। तो हमने देख लिया कि वर्कलोड हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 50 है और वर्कफोर्स यानी कि 30 है। ठीक है, वर्कर्स की नीड हमें 50 मेंबर्स की है और वर्कफोर्स वहां पे कितने मेंबर्स काम कर रहे हैं एट प्रेजेंट 30। तो इनमें से हमें 20 मेंबर्स की नीड है। तो मैन पावर रिक्वायरमेंट कितने मेंबर्स की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 20 मेंबर्स की। तो ये था एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम देखते हैं, ये पता लगाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है, कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। वर्कलोड एनालिसिस माइनस वर्कफोर्स एनालिसिस इज इक्वल टू एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट, जिसमें हम ये देखते हैं कि वर्कलोड कितना है, वहां पे हमें कितने वर्कर्स की नीड है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। और वर्कफोर्स एनालिसिस में हम देखते हैं कि एट प्रेजेंट कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो वर्कलोड में से वर्कफोर्स एनालिसिस को लेस करके जो भी आता है वो हमारी मैन पावर रिक्वायरमेंट होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि एट प्रेजेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 20 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो इसके पता लगाने के बाद अब सेकंड स्टेप आता है रिक्रूटमेंट। जितना भी हमने मैन पावर का एस्टिमेशन किया है, ठीक है, जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट्स निकाली है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 20 मेंबर्स की, 20 वर्कर्स की नीड है, तो रिक्रूटमेंट में हम उन 20 वर्कर्स को सर्च करते हैं। ठीक है, उनको सर्च किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग। हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये वाली पोस्ट वैकेंट है, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं और लोगों को एनकरेज करते हैं कि वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस पोस्ट के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट जो है उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर को ध्यान में रखा जाता है। इंटरनल में अगर कोई भी पर्सन प्रमोशन के लायक है, ठीक है, या फिर जो भी हमारी पोस्ट वैकेंट है उसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर फिल कर सकता है, तो हम उस पर्सन को पोस्ट पे अपॉइंट कर देते हैं। बट अगर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कोई भी मेंबर अवेलेबल नहीं है जो पोस्ट को फिल कर दे, या तो इसके बाद हम एक्सटर्नल फैक्टर को फिर ध्यान में रखते हैं। ठीक है, बाहर से मेंबर लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, जितना भी हमने मैन पावर का एस्टिमेशन लगाया है, जितनी भी हमने रिक्वायरमेंट देखी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 20 मेंबर्स की अगर रिक्वायरमेंट है तो उनको हम सर्च करते हैं। उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट देते हैं जिससे लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करते हैं पोस्ट के लिए। फिर उसके बाद पॉइंट आता है सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट के बाद पॉइंट हमारा सिलेक्शन आता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट में जितने भी पर्सन वहां पे अप्लाई करते हैं उसके बाद उनमें से हम कुछ एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं
जो भी हमारी पोस्ट के कैपेबल रहेंगे, ठीक है। वर्क नेचर को देखते हुए जिसकी भी कैपेबिलिटी मैच करेगी उसको ही हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करते हैं। मान लो कि 20 मेंबर्स की हमें नीड है और हमारे पास एप्लीकेंट हो गए हैं 100, तो हम 100 के 100 मेंबर्स को तो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रखेंगे, उनमें से जो भी दी बेस्ट रहेगा हम उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन में क्या होता है, अगर 100 एप्लीकेंट होंगे तो उनमें से हम 20 मोस्ट कैपेबल पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट करेंगे। फोर्थ वन इज प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। पहले हम देखते हैं कि प्लेसमेंट क्या होता है। जिस भी पर्सन को जितने भी हमने वर्कर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया है उनको हम जॉब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, जॉब दे देते हैं जिस भी जॉब के लिए हमने उनको सिलेक्ट किया। तो प्लेसमेंट में होता है कि उनको जॉब प्रोवाइड करना, उनको उनकी जॉब दे देना जिस भी जॉब के लिए हमने उसको सिलेक्ट किया है। तो ये होता है प्लेसमेंट कि जिस भी जॉब के लिए हमने उनको ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट किया है उसको वो जॉब प्रोवाइड करा दी जाए। और ओरिएंटेशन में क्या होता है कि उसको हम हर एक चीज से इंट्रोड्यूस कराते हैं, चाहे वो फिर हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज हैं या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन सभी से एम्प्लॉय को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। तो ये है प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट में जिस भी पर्सन को हमने सिलेक्ट किया है और जिस भी जॉब के लिए उसको सिलेक्ट किया वो उसको जॉब प्रोवाइड करा दी जाती है, और ओरिएंटेशन में उसको हर एक चीज से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, चाहे फिर उसके साथ काम करने वाले पर्सन हैं या फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स और रेगुलेशंस हैं। फिफ्थ वन इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग यानी कि उसको जो भी उसको काम के लिए रखा गया है, जिस भी काम के लिए रखा गया है उसके लिए उसको ट्रेंड किया जाता है, ठीक है, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो उस वर्क को परफेक्टली और एफिशिएंटली कर सके, और उसको उस वर्क के लिए एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड की जाती है, उसका डेवलपमेंट किया जाता है जिससे कि उसकी इफेक्टिवनेस और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो प्लेसमेंट के बाद हम अपने वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं और उनको डेवलप करते हैं। सिक्स्थ वन इज परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब इसके बाद जब हमने उनको काम दे दिया है, ठीक है, उनको ट्रेन भी कर दिया है, तो उसके बाद जो भी वो वर्क करेंगे उसके उस काम को अप्रेजल किया जाएगा, उसकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाएगा। इसमें हम कंपैरिजन करते हैं, उसको जज करते हैं कि उसने जो भी काम हमने उसको दिया था अच्छे तरीके से किया है या नहीं किया है, उसको और ज़्यादा टाइम देने की रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं है, पहले से उसने काम को बेटर किया है या फिर वो उसी स्टेज पे है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम यही देखते हैं कि जो भी हमने उसको काम दिया है या फिर जिस भी पोस्ट पे उसको रखा गया है वो उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। उसको इसके जरिए इंक्रीमेंट दिया जाता है, अगर वो काम अच्छा करता है तो उसको इंक्रीमेंट दिया जाता है, बोनस दिया जाता है एक्स्ट्रा, अगर वो काम अच्छा नहीं कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा टाइम देके या फिर उसको ट्रेन किया जाता है। तो ये तो परफॉर्मेंस अप्रेजल जिसमें कि हम किसी भी पर्सन की, किसी भी एम्प्लॉय की, चाहे वो नया है या फिर पुराना है, उसकी वर्क को हम जज करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। सेवंथ वन इज प्रमोशन एंड करियर प्लानिंग। उसके बाद अगर कोई भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से काम कर रहा है तो उसको हम प्रमोशन देते हैं, ठीक है, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा रहा है या फिर अपने हर एक वर्क को परफेक्टली डन कर रहा है तो उसको प्रमोशन प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन मीन्स कि जो भी वो जॉब कर रहा है, जितना भी वो काम कर रहा है, उसके बदले में उसको जितने भी वेजेस या सैलरी दी जाएगी उसको हम बोलते हैं कॉम्पनसेशन। कॉम्पनसेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं, डायरेक्ट फाइनेंस पेमेंट और इनडायरेक्ट पेमेंट। डायरेक्ट पेमेंट जो होती है टाइम बेस्ड भी हो सकती है और परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो सकती है। टाइम बेस्ड मीन्स कि हम उसको वीकली पेमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है, मंथली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। तो ये है टाइम बेस्ड पेमेंट जो कि डायरेक्ट पेमेंट होती है। और परफॉर्मेंस बेस्ड मीन्स कि उसने कितनी यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है, कितना उसने वर्क किया है, किस तरीके से किया है, इस बेस पे जब हम उसको पेमेंट देते हैं तो ये है डायरेक्ट पेमेंट, जो कि हम दो तरीके से दे सकते हैं, टाइम बेस्ड यानी कि टाइमली दे सकते हैं या फिर उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और इनडायरेक्ट पेमेंट वो होगी जैसे उसको इंश्योरेंस पॉलिसी दे दी या फिर उसको रहने की सुविधा दे दी है, तो इनडायरेक्ट पेमेंट ये होती है। तो ये था सारा हमारा प्रोसेस स्टाफिंग का। फर्स्ट वन इज जिसमें हमने देखा कि मैन पावर रिक्वायरमेंट का हम एस्टिमेशन लगाते हैं, उसके बाद हम रिक्रूटमेंट करते हैं,
उसके बाद जितने भी हमारे पास एप्लीकेंट आते हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारी पोस्ट के लिए बाहर से मेंबर अप्लाई करते हैं, उनमें से जो दी बेस्ट रहेंगे उनको सिलेक्ट किया जाता है। फिर उनकी प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन किया जाता है। उसके बाद उनको ट्रेनिंग दी जाती है। 6th वन इज फिर उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस का अप्रेजल किया जाता है, ठीक है, उनको जज किया जाता है। 7th वन इज उसके बाद उनका प्रमोशन किया जाता है। और कॉम्पनसेशन जो है वो होता है जब हम किसी को उसे काम के बदले में पे करते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। डायरेक्ट हमारा हम आगे दो तरीके से कर सकते हैं, टाइम बेस्ड भी जो फाइनेंशियली हम पे करते हैं, और परफॉर्मेंस बेस्ड। इनडायरेक्ट पेमेंट जो होता है वो हम उसको लीव के जरिए, कुछ मेडिकल फैसिलिटी के जरिए और इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए उसको पे कर सकते हैं। तो ये था स्टाफिंग प्रोसेस। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।